हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली क्लास में हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम कार्बनिक यौगिकों की नामपत्ति पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए 3 प्रकार की पद्धति होती है, जिसके अंदर 1 नंबर होती है रूढ़ पद्धति, 2 नंबर व्युत्पन्न पद्धति और 3 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट IUPAC पद्धति। उसके अंदर नंबर 1 रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति के अंदर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत व उनके गुणों के आधार पर दिया गया। तो उसके अंदर देखें तो सबसे पहले CH4, इसे क्या नाम दिया गया? रूढ़ नाम है इसका CH4 का मार्स गैस। वैसे तो इसका नाम है मेथेन गैस और रूढ़ नाम क्या था इसका? मार्स गैस। और प्राकृतिक स्रोत क्या है? दलदल से प्राप्त होती है, तो इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? मार्स गैस। उसके बाद CH3OH, इसका नाम कास्ट सपरेट। कास्ट सपरेट किसके कारण पड़ा? लकड़ी के कारण। लकड़ी को क्या बोलते हैं? कास्ट। तो लकड़ी के भंजक आसवन से CH3OH मिलता है, तो इसके कारण इसका रूढ़ नाम क्या पड़ गया? कास्ट सपरेट। उसके बाद CH3COOH एसिटिक अम्ल। CH3COOH एसिटिक अम्ल, इसका कारण एसिटिक अम्ल क्यों पड़ा? सिरके के लैटिन नाम, सिरके के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। तो सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और सिरके का लैटिन नाम क्या होता है? एसिटम। सिरके का लैटिन नाम एसिटम, तो इसके कारण इसका रूढ़ नाम एसिटिक पड़ गया। उसके बाद HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिका या चिंटी से प्राप्त होता है, तो इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद COOH, OH और CH3, उसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया? लैक्टिक अम्ल। किसके कारण? लैक्टम या दूध से प्राप्त। दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? दूध को क्या कहते हैं? लैक्टम। और लैक्टम के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो इसका कारण इसका रूढ़ नाम लैक्टिक अम्ल पड़ गया। ये तो हो गई रूढ़ पद्धति, जिसके अंदर प्राकृतिक स्रोत के आधार पर इनका रूढ़ नाम दिया गया। जैसे CH4 मेथेन को, जो कि दलदल से प्राप्त होती है, इसलिए इसको मार्स गैस बोल दिया। इसके बाद CH3OH, जो कि लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होती है, इसके कारण इसका नाम पड़ गया कास्ट सपरेट। उसके बाद CH3COOH एसिटिक अम्ल, जो कि सिरके का लैटिन नाम क्या होता है? एसिटम, जिसके कारण इसका नाम एसिटिक अम्ल पड़ गया, क्योंकि सिरके के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। उसके बाद HCOOH फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिका या चिंटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल। इसके कारण इसका नाम रूढ़ नाम पड़ गया फॉर्मिका अम्ल। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल, और उसके बाद COOH, OH और CH3, ये क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, जो कि क्या पाया जाता है? दूध के अंदर। इसके बाद रूढ़ पद्धति के अंदर कुछ अलग 2-3 टाइप के नाम और दिए गए, जिसके अंदर अशाखित श्रृंखला पढ़ी थी हमने कल। तो उसके अंदर हम यदि CH3CH2CH2CH3, तो ये क्या हो गई? अशाखित श्रृंखला। और अशाखित श्रृंखला के अशाखित श्रृंखला का नाम लिखते से पहले उसके आगे N लगाया जाता है, जैसे नॉर्मल बोलते हैं N। जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये हो गया N पेंटेन। अगर सीधे अशाखित श्रृंखला है और कार्बनिक यौगिकों की अशाखित श्रृंखला है, तो उसका नामकरण करने के लिए नामकरण से पहले N नॉर्मल लगाया जाता है। इसके बाद कुछ समूह होते हैं, जैसे CH3, तो एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हों, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हो, तो ऐसे समूह को आइसो बोलते हैं। इसके बाद यदि एक कार्बन से
4 कार्बन जुड़े हों तो उसे नियो कहते हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन हुए, 1 2 3 4 और 5। तो ऐसी संरचना को जिसके अंदर एक कार्बन की चारों संयोजकता कार्बन द्वारा पूर्ण की जाती है तो इसको नियो पेंटेन बोलते हैं। तो रूढ़पत्ति के अंदर वो रूढ़ नाम के अलावा अगर अशाखित श्रृंखला हो तो उसका नामकरण करते समय नामकरण से पहले एन या नॉर्मल लगाया जाता है। उसके बाद यदि एक कार्बन की दो संयोजकता कार्बन द्वारा पूर्ण की जाती है तो ऐसे समूह को आइसो समूह कहा जाता है। इसके बाद यदि एक कार्बन की चारों संयोजकता कार्बन द्वारा पूर्ण की जाती है तो ऐसे समूह को नियो कहा जाता है। और अगर कार्बन की संख्या 5 है तो नियो पेंटेन, अगर कार्बन की संख्या 6 होती तो नियो हेक्सेन। तो ये थी रूढ़पत्ति। इसके बाद 2 नंबर पत्ति थी, 2 नंबर पत्ति दी गई है व्युत्पन्न पत्ति। इसके अंदर नामों का व्युत्पन्न किया गया है। इसके अंदर पहले पद सरल यौगिक है मैथेन, CH4 मैथेन, इससे नए यौगिकों का व्युत्पन्न किया गया है। तो सरल यौगिकों का व्युत्पन्न, सरल यौगिक मैथेन है, इससे सरल यौगिक से नया व्युत्पन्न किया गया है, जैसे CH3 तो एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मैथेन। तो एक कार्बन के साथ 3 मैथिल और जोड़ दिए, 1 2 3, तो 3 वाले को बोलते हैं ट्राई। तो इसका नाम क्या पड़ गया, ये तो बेसिक है ही, बेसिक के अलावा इसके साथ 3 जोड़ दिए तो 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। तो 3 मैथिल जोड़े तो ट्राई मैथिल, और ये मूल है एक कार्बन वाले को मैथेन, तो इसका नाम क्या हो गया, ट्राई मैथिल मैथेन। इसके बाद CH एक कार्बन के साथ OH जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। कार्बन के साथ OH जुड़ा हो तो उसको कार्बिनोल। तो इसे संरचना बनाए जैसे CH3 CH2OH, तो OH कार्बन के साथ जुड़ा है तो इतने समूह को तो क्या बोलेंगे, कार्बिनोल। और इसके साथ क्या जोड़ दिया, मैथिल, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथिल। और ये समूह क्या है, कार्बिनोल। तो पूर्ण नाम क्या हो गया, मैथिल कार्बिनोल। उसके बाद 3 नंबर है, अगर इसके अंदर कार्बिनोल के अंदर एक उदाहरण और देखें, CH3 CH2 CH2OH, तो कार्बन के साथ OH, तो कार्बन के साथ OH, ये तो क्या हो गया, कार्बिनोल समूह है, कार्बिनोल समूह हो गया। तो कार्बिनोल समूह तो ये हो गया, ये तो मूल नाम है। इसके साथ जुड़ा क्या है, CH3 CH2 क्या होता है, एथिल। CH3 CH2 एथिल और CH2OH कार्बिनोल समूह है, तो इसका नाम हो गया एथिल, और इसका नाम क्या हो गया, कार्बिनोल। तो ये क्या हो गया, एथिल कार्बिनोल। उसके बाद एसिटिक अम्ल CH3 COOH, तो COOH के साथ एक कार्बन जुड़ा हो तो उसे एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो इससे एक व्युत्पन्न नाम बनाएंगे जैसे CH2 COOH CH3 CH3। एक कार्बन के साथ एक कार्बन की दो संयोजकता कार्बन द्वारा पूर्ण की जाए तो ऐसे समूह को हम क्या बोलते हैं, पीछे रूढ़पत्ति में हमने पढ़ा था कि इसको हम बोलते हैं आइसो समूह है। तो आइसो के अंदर 3 कार्बन है तो आइसो प्रोपिल, तो इसका नाम हो गया आइसो प्रोपिल। ये आइसोप्रोपिल, ये हो गया एसिटिक अम्ल, तो इसका नाम हो गया आइसो प्रोपिल एसिटिक अम्ल। अगर उदाहरण एक और ले, जैसे यदि CH3 CH2 CH2 COOH
तो ये क्या हो गया, कार्बन, एक कार्बन के साथ COOH समूह जुड़ा हो तो ये तो हो गया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। उसके बाद ये 2 कार्बन वाले को बोलते हैं एथिल, 2 कार्बन वाला एथिल। तो ये एथिल और ये एसिटिक अम्ल, तो पूर्ण नाम क्या बन जाएगा, एथिल एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार हम सरल यौगिकों के नाम से व्युत्पन्न यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, जिसके अंदर हम व्युत्पन्न नाम को हम पूर्ण कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम यदि मेथेन के अंदर 3 कार्बन जोड़ दिए तो इसे ट्राईमेथिल हो गया। अगर इसके अंदर 2 कार्बन जोड़ देंगे तो डाईमेथिल हो जाएगा। अगर 1 कार्बन जोड़ दें तो सीधा मैथिल हो जाएगा, मैथिल मेथेन हो जाएगा। अगर इसी प्रकार CH3OH का सामान्य नाम तो क्या है, कार्बिनोल। इसके अंदर जो भी ग्रुप जोड़ेंगे वो क्या, उसका नाम अलग हो जाएगा। और जो कार्बिनोल जो कि क्या होता है, कार्बन के साथ OH होता है तो उसका नाम अलग हो जाएगा। दोनों को जोड़ के साथ लिख देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, यौगिक का व्युत्पन्न नाम। इसी प्रकार CH3COOH के अंदर क्या होता है, CH3COOH होता है, एक कार्बन के साथ COOH समूह जुड़ा हो तो उसे एसिटिक अम्ल बोलते हैं। अगर एसिटिक अम्ल के साथ इसके अंदर उदाहरण के रूप में देखें तो इसके अंदर हमने ये ग्रुप जोड़ रखा है एसिटिक अम्ल के साथ, और इस ग्रुप को जिसके अंदर एक कार्बन की संयोजकता 2 कार्बन पूर्ण करे तो ऐसे समूह को हम आइसो बोलते हैं। और आइसो समूह के अंदर 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपिल। तो ये आइसोप्रोपिल, ये एसिटिक अम्ल, अगर दोनों को जोड़े तो व्युत्पन्न नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार हमने आज कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति का अध्ययन कर लिया। इसके बाद हम IUPAC पद्धति, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, उसके बारे में अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।